वेलकम बैक बच्चों। इन दिस वीडियो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10 आंतरिक व्यापार, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इनके लाभ एवं विशेषताएं। इसके अलावा फुटकर व्यापार के प्रकार में हमने विभागीय भंडार पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें। दूसरा, डाक द्वारा व्यापार। तीसरा, फ्रेंचाइज। चौथा, सहकारी उपभोक्ता भंडार। पांचवा, सुपर बाजार। छठवां, मॉल्स। सातवां स्वचालित विक्रय मशीन। उत्पादकों ने व्यापार के सभी मध्यस्थों को हटाने के लिए एवं उपभोक्ताओं से सीधा संबंध बनाने के लिए व्यापार की इस प्रणाली को जन्म दिया। मल्टीपल शॉप्स या फिर चेन स्टोर्स सेम ही है। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। जब एक ही सिटी में अलग अलग पार्ट्स में सेम शॉप की ब्रांचेस अलग अलग जगह होती हैं तो हम इनको मल्टीपल चेन शॉप्स कहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले एक स्टोर, फिर दूसरा स्टोर, फिर तीसरा स्टोर, इस तरह से पूरी सिटी में ये सारे स्टोर्स फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने भोपाल सिटी में देखा होगा कि बाटा के जो शोरूम्स हैं या शॉप्स हैं, ये आपको न्यू मार्केट में, एमपी नगर में, कोलार में बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगी। हमारे देश में इस प्रकार की दुकानों के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बाटा शू कंपनी के अलावा दिल्ली क्लॉथ सेंटर, मिल या उषा मशीन, एएच व्हील, बॉम्बे डाइंग आदि। दूसरा है डाक द्वारा व्यापार। मान लीजिए अमेज़ॉन पे आपने फ़ोन बुक किया, तो आपने क्या किया? या तो आपने मेल के थ्रू या फिर कॉल करके ऑर्डर बुक किया। तो जिस कंपनी को माल बेचना था उस कंपनी ने पोस्टल एड्रेस पे कुरियर से डाक के द्वारा सामान या प्रोडक्ट आपको सेंड कर लिया। दैट मीन्स कंपनी और कस्टमर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसमें नहीं हुआ। बस इसी को हम कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। इसमें सेलर कहाँ बैठा है? किसी और कोने में। बायर कहाँ बैठा है? किसी और दूसरे कोने में। इसके और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अमेज़ॉन के अलावा फ्लिपकार्ट को यदि हम डाउनलोड कर लें तो इसमें कस्टमर अपनी पसंद का प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगवा सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्म MOB है। इस तरह के व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय डाक विभाग के माध्यम से होता है। यह लेन देन ग्राहकों के बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क से किया जाता है। क्रेताओं द्वारा माल क्रय का आदेश भी डाक द्वारा भेजा जाता है। क्रय की जाने वाली वस्तु के संबंध में जानकारी क्रेताओं को समाचार पत्रों से या रेडियो से या टेलीविज़न पे या किसी अन्य विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसी विज्ञापन के आधार पर वस्तु क्रय की जाती है और माध्यम होता है डाक द्वारा व्यापार। यह पैकिंग, पार्सल भेजने के नियमों के अनुसार की जाती है। फ्रेंचाइज या संबंधिता असल में आधुनिक व्यापार करने का एक तरीका है। इसमें किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा के उत्पादक द्वारा अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संगठन या फिर संस्था को एक तरह से विक्रय करने हेतु दे दिए जाते हैं। इसके बदले में अग्रिम राशि अथवा अनुमति शुल्क प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की संबंधिता उन्हीं विक्रेताओं या उत्पादकों द्वारा दी जाती है जिनके उत्पाद की या प्रोडक्ट की एक विशिष्ट पहचान होती है अथवा बाजार में उनकी साख अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है। इसका लाभ फ्रेंचाइजी द्वारा उठाकर आय प्राप्त की जाती है। विक्रेता या उत्पादक इस माध्यम को अपनाकर अपना उत्पाद दूर दूर तक स्थित शहरों में आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं जैसे अमूल, ओला, उबर, मैकडॉनल्ड, आर्चीज गैलरी आदि। बेटा अब हम पढ़ते हैं सहकारी उपभोक्ता भंडार के बारे में। सहकारी उपभोक्ता भंडार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाते हैं एवं संचालित किए जाते हैं। ये एक ऐच्छिक संस्था है जिसके सदस्य समानता के आधार पर
शोषण से बचने के उद्देश्य से व्यवसाय का संचालन करते हैं। सहकारी उपभोक्ता भंडार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। पहला, लाभ भावना नहीं। दूसरा, मिलावट का डर नहीं। तीसरा, कम पूंजी से व्यापार को प्रारंभ किया जा सकता है इसमें। चौथा, मितव्ययता की भावना जागृत करना। पांचवा, मध्यस्थों का लोप हो जाता है इसमें। छठवां, शोषण से मुक्ति मिलती है। और सातवां, प्रबंध व्यय में कमी आ जाती है। मतलब इसमें बहुत सारे कंज्यूमर उपभोक्ता मिलकर खुद ही एक स्टोर चला रहे होते हैं, उसे मैनेज कर रहे होते हैं और उसके मालिक भी एक तरह से यही होते हैं। एक्चुअली में ये थोड़े पुअर तरह के कंज्यूमर होते हैं। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और बल्क में गुड्स को परचेज कर लेते हैं। बल्क में परचेज के कारण गुड्स सस्ते दामों पर इनको मिल जाते हैं। इसमें कम से कम 10 लोगों का होना ज़रूरी होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सुपर बाज़ार या फिर सुपर मार्केट के बारे में। सुपर बाज़ार से क्या आशय है? सुपर बाज़ार की स्थापना प्राय बड़े बड़े शहरों में की जाती है। इन दुकानों में विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। इस बाज़ार में खाद्य पदार्थ, बर्तन, क्रॉकरी का सामान, किराना सामग्री, कपड़े, विद्युत उपकरण आदि सजाकर रखे जाते हैं। लंबे चौड़े स्थान में सामान हेतु ट्रॉलियां भी रखी होती हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छित वस्तु का चयन विभिन्न स्थानों पर रखी हुई वस्तु में से करता है तथा उसे ट्रॉली में रखता जाता है। इस प्रकार यहाँ स्वयं सेवा के माध्यम से वस्तुओं का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक वस्तु पर उसकी कीमत भी लिखी होती है। ग्राहक वस्तुओं को ट्रॉली में लेकर जो कैश काउंटर होता है वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ वस्तुओं का बिल बनाया जाता है एवं वस्तु को पैक किया जाता है। वस्तुओं की सुपुर्दगी ग्राहक द्वारा ले ली जाती है। अब हम देखते हैं सुपर बाज़ार के लाभ। सुपर बाज़ार के मुख्य लाभ हैं: पहला, कम लागत। दूसरा, वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता। तीसरा, राशि डूबने की संभावना नहीं। और चौथा, केंद्रीय स्थान। पांचवा, बड़े पैमाने के लाभ। कम लागत। सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने से लागत कम आती है। यहाँ वस्तुएं सस्ती एवं उनकी जो गुणवत्ता होती है या क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ग्राहक को वस्तु चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है। विक्रयकर्ता का मानसिक दबाव नहीं रहता है। इच्छित वस्तु को क्रय करने में ग्राहक को सरलता होती है। इन दुकानों में प्राय नगद ही माल विक्रय किया जाता है, अतः पैसे डूबने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। सुपर बाज़ार की स्थिति शहर के सेंटर में या फिर बीच में होने से यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है और परिवहन व्यय की इसमें बचत होती है। इन दुकानों में बड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय की जाती हैं, इससे लागत व्यय में कमी आती है। सुपर बाज़ार के कुछ दोष भी हैं या फिर कुछ सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं जो कुछ इस तरह हैं। इसमें अधिक पूंजी का विनियोजन करना पड़ता है। सुपर बाज़ार की स्थापना में बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय किया जाता है तथा ये नगर के बीच में स्थित होने से इनके निर्माण की जो लागत आती है वो बहुत अधिक आती है। अमितव्ययता। इन दुकानों के रखरखाव एवं सजावट में भारी व्यय करना पड़ता है, अतः अनावश्यक व्यय इसमें अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है उधार की सुविधा नहीं। इन दुकानों पर केवल नगद माल ही विक्रय किया जाता है, उधार की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है। बेटा, अब हम पढ़ेंगे मॉल्स के बारे में। मॉल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे भोपाल में आपने देखा है डीबी सिटी मॉल, पीपल्स मॉल, आशिमा मॉल आदि। ये शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं? ये शॉपिंग मॉल्स एक्चुअली में आधुनिक अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक बाजार की ये देन है। देश के कई महानगरों में इस प्रकार के शॉपिंग मॉल्स स्थापित हो चुके हैं। देश के सभी प्रदेशों के महानगरों में बड़े बड़े मॉल्स हर साल खुलते ही जा रहे हैं। सुपर बाजार की तरह इन व्यवसायिक केंद्रों पर भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती हैं। इन मॉल्स
पर बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करना पड़ता है। विभागीय भंडार की तरह एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, प्रोडक्ट, मटेरियल, गुड्स सभी यहाँ पर अलग अलग दुकानों में या अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनका स्वामित्व भी अलग अलग होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडेड उत्पादों के विक्रय के लिए यहाँ स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं। खासतौर पर फ्रेंचाइज के माध्यम से यहाँ उपभोक्ता सामग्री, विशेषकर ब्रांडेड कपड़े हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, जूते चप्पल हो गए, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, सजावट का सामान हो गया, या फिर मॉडर्न फर्नीचर हो गए, टॉयज़ हो गए, फास्ट फूड हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें सिनेमा हॉल भी रहते हैं। मतलब जो भी कस्टमर आते हैं वो दोनों काम उनके एक साथ हो जाते हैं, परचेजिंग भी हो जाती है और इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। बच्चों के लिए यहाँ पर गेम्स भी होते हैं। इसके अलावा किराना सामग्री तथा विभिन्न राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के श्रेष्ठ उत्पाद यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न व्यवसायियों द्वारा इन मॉल्स पर या तो दुकानें क्रय कर ली जाती हैं या फिर उन्हें किराया देकर ले लिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है, जो कि कोच्चि में, केरला में है। बच्चों, अभी हमने मॉल्स के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वचालित विक्रय मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की देन है। इसमें कॉइन्स मतलब सिक्के या फिर टोकन की सहायता से वस्तुएं मशीन से उपलब्ध कराई जाती हैं। आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर दिल्ली में अगर आप गए होंगे या आपने कभी टीवी पे देखा होगा, तो जैसे इसमें मेट्रो कूपन या मदर डेयरी हो गया में टोकन, कई जगह आपने देखा होगा वेट मशीन लगी हुई है। इसमें कॉइन डालते हैं तो वो वेट मशीन वेट को शो कर देती है, बता देती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर जो होता है वो फिज़िकली वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है, फिज़िकली वो वहाँ पर बैठा हुआ नहीं होता है। सेलर की जगह वहाँ पर मशीन है और मशीन के थ्रू काम किया जा रहा होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। जो इंडिया के छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको ये प्रमोट करता है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने एक तरह से खोला हुआ है। जो इंटरनल ट्रेड कर रहे होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, तो गवर्नमेंट तक ट्रेडर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? ये बोर्ड करता है या ये इंस्टीट्यूट करता है। जीएसटी आया तो उससे ट्रेडर्स जैसे खुश हुए हैं या फिर परेशान हुए हैं, ये चैम्बर को पता लगाना और पता लगाकर सरकार को ये बताएंगे कि ट्रेडर्स को जीएसटी से कितना सेटिस्फेक्शन है, क्या वो इसको यूज़ करने से या जीएसटी आ जाने से ट्रेडर्स जो हैं उनको काम में अब आसानी हो रही है, या वो खुश हैं या वो परेशान हो गए। तो इस तरह छोटी छोटी कोई और भी समस्याएं अगर ट्रेडर्स की होती हैं तो उन सारी समस्याओं को ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नाम आपको याद करना होगा बेटा, क्योंकि ये एसोसिएशन का काफ़ी फेमस नाम है। इस तरह से जब ट्रेडर्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स या प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है, तब किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर ये एसोसिएशन बात करती है, जैसे कि व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के बारे में, या फिर हाईवेज़ के बारे में, या रोडवेज़ के बारे में। ये सब बातें या इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स का पता लगाकर ये एसोसिएशन गवर्नमेंट को व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के व्यावसायिक एवं उद्योग जगत के विकास एवं उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं CII तथा FICCI, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तथा
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरकार के सामने निम्न बातों के लिए अपना पक्ष रखता है, जैसे आंतरिक परिवहन, व्यावसायिक अपराधों की रोकथाम, उत्पादन शुल्क आदि। हम पढ़ेंगे आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले कुछ प्रलेख। मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। पहला है बीजक। विक्रेता द्वारा क्रेता या ग्राहक को माल की बिक्री का एक विवरण बनाकर भेजा जाता है, जिसे बीजक कहा जाता है। बीजक एक विवरण है जिसमें बेचे हुए माल की क्वांटिटी, उसकी रेट और रकम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसमें कुल मूल्य में प्रेषण संबंधी व्यय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार विक्रेता को क्रेता से प्राप्त राशि का ज्ञान हो जाता है। यह 2 अथवा 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। सामान्यतः एक बीजक में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे विक्रेता का नाम और उसका पता, बीजक संख्या, आदेश संख्या, क्रेता का नाम और पता, व्यापार की शर्तें, माल का मूल्य, पेशगी की रकम, माल भेजने का ढंग, माल के पैकिंग पर लगाए गए चिन्ह, भूल चूक लेनी देनी, विक्रेता के हस्ताक्षर, नापतोल की संख्या, व्यापारिक छूट, प्रेषण व्यय, वस्तुओं का अलग अलग मूल्य और क्रय मूल्य। दूसरा डॉक्यूमेंट है सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ बीजक वह बीजक है जो विक्रेता द्वारा किसी भावी ग्राहक के पास इस बात की जानकारी के लिए भेजा जाता है कि वह उसमें उल्लिखित माल क्रय करता है तो मूल्य एवं व्यय के रूप में उसे सूचनार्थ बीजक में उल्लिखित अनुमानित राशि का भुगतान करना होगा। इसका उद्देश्य क्रेता को माल के मूल्य की सूचना देना मात्र है। यदि ग्राहक माल का अनुमानित मूल्य और व्यय जानना चाहता है अथवा यदि उसे माल पसंदगी या वापसी की शर्त पर भेजा गया हो तब भी इसे बनाया जाता है। इसमें उन सभी बातों को लिखा जाता है जो बीजक में लिखी जाती हैं, लेकिन इसके शीर्षक में बीजक के स्थान पर सूचनार्थ बीजक अथवा कच्चा बीजक लिखा होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है नाम की चिट्ठी या डेबिट नोट। जब माल का विक्रय बीजक में भूल से वास्तविक रकम से कुछ कम रकम लिख देता है तो उसे रकम बढ़ाने के लिए क्रेता के पास एक चिट्ठी भेजना आवश्यक होता है। इसे नाम की चिट्ठी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में नाम की चिट्ठी वह चिट्ठी होती है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजी जाती है कि उसमें लिखी गई रकम बीजक में लिखी गई रकम के अतिरिक्त क्रेता से और भी प्राप्त की जानी है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल हो गया या दूसरा कोई प्रोडक्ट हो गया जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विस का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स या कर वो होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसे सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। टैक्स को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है इनकम टैक्स। सिंपली जो हमारी इनकम होती है अगर वो टैक्सेबल रेट से ज़्यादा होती है तो उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्स्ट्रा। तो बेटा ऐसे बहुत सारे टैक्स होते हैं जो हमें देना होते हैं, बिजनेसमैन को और कॉमन मैन को भी। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है, जिसमें सारे टैक्स को मिलाकर एक सिंगल टैक्स बनाया गया है जिसका नाम है जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसमें बहुत सारे जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्स थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो ये कर लगाए जा रहे थे, उन सबको एक रूप प्रदान कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि जीएसटी का मतलब होता है एक देश और एक टैक्स, मतलब एक देश के लिए एक ही कर लागू होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अगर आप बीमार हैं और अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग दवाएं खाने की बजाय आपको सिर्फ एक दवा खानी होगी, लेकिन ये दवा थोड़ी महंगी और कड़वी होगी। तो आपका जवाब क्या होगा? आप अलग अलग दवाइयाँ लेने की बजाय एक ही दवा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपका वक्त भी बचेगा और लॉन्ग टर्म में आपका खर्चा भी बचेगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक ऐसी दवा का नाम है जो भारत की टैक्स या कर वाली बीमारी का इलाज एक बार में ही कर सकती है। जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर, प्रोडक्ट पर एक जैसा टैक्स लगाया जाता है। किसी भी सामान पर 30 या 35% तक टैक्स पहले देना होता था। जीएसटी आने के बाद ये टैक्स अधिकतम 28% हो गया है। पहले भारत के लोग 17 अलग अलग तरह के टैक्स पे करते थे, लेकिन आज केवल एक ही टैक्स पे करते हैं जिसका नाम है जीएसटी। इसका मुख्य उद्देश्य है एक देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, बहुत सारे टैक्स नहीं होना चाहिए। जैसे एक इंसान है या कोई बिजनेसमैन है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसे पता चलता है कि थोड़े दिन बाद उसको रिटर्न भरना है, फिर थोड़े दिन बाद उसको ये टैक्स पे करना है, फिर उसके थोड़े दिन बाद उसको ये टैक्स पे करना है, तो वो बिज़नेस कब करेगा? दैट मीन्स वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको इस तरह की भागदौड़ में उसको ये परेशानी का सबब लगने लगेगा। या फिर उस इंसान को इन सारे टैक्सेस की जगह किसी एक टैक्स को यदि चुकाना पड़े तो उसमें उसको ज़्यादा आसानी या सुविधा होगी, क्योंकि इतने सारे टैक्स के संबंध में लोगों को या बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तब सारी चीज़ों को सॉर्ट किया गया और सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक ही टैक्स में डाल दिया गया, एक ही टैक्स में डाल दिया गया, दैट इज जीएसटी। इस टैक्स को लाने का गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य, मोटिव था कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर सभी को बहुत सारे जो ऑब्लिगेशंस थे उनसे फ्री कर दिया जाए, उनसे मुक्ति दे दी जाए। टैक्सेस बहुत बार आए इंडिया में, रिफॉर्म्स भी बहुत बार आए, लेकिन इतना मेजर चेंज कि 17 टैक्सेस को एक ही टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया और उसको सामने लाया गया, ये पहली बार इंडिया में हुआ है। इस चैप्टर के होमवर्क के क्वेश्चन हैं: पहला, अपने क्षेत्र के विभिन्न स्थायी फुटकर विक्रेताओं की पहचान करिए तथा उनका वर्गीकरण कीजिए। दूसरा, फुटकर व्यापार के अतीत एवं भविष्य का तुलनात्मक विश्लेषण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तीसरा, अपने अनुभवों के आधार पर 2 फुटकर भंडारों की तुलना करो जो एक समान वस्तुएं या उत्पाद बेचते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही तरह का सामान जनरल स्टोर एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकता है। आप इन स्टोरों में बिकने वाले उत्पादों के मूल्य, सर्विस, गुणवत्ता एवं सुविधाओं में किस प्रकार की समानता एवं विविधता पाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। निरंतर अभ्यास करते रहें और अगर कुछ डाउट्स हों तो मैसेज बॉक्स में मुझे आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।